नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन देश की बात में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और देश की बात में आज हम जानेंगे कि नोटबंदी के 23वें दिन भी तकलीफों में कैसे कोई कमी नहीं हो पाई। वेतन मिलने के बाद भी लोगों के हाथ क्यों खाली रहे। सरकार ने क्यों लिया सोना रखने के मामले पर कड़ा फैसला। और सरकार से निराश लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट से कैसी उम्मीदें जगी हैं, ये सारी बातें हम आपके सामने रखेंगे। इन तमाम उम्मीदों को भी टटोलेंगे। उधर राज्यसभा में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बावजूद क्यों संसद में रहा गतिरोध, ये हम आपको बताएंगे। और क्या जीएसटी बिल के खटाई में पड़ने के हैं आसार, ये भी हम संभावना जो इस तरह के अंदेशा कहूँ, ये जो कहा जा रहा है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है, इस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और देश की 96% जनता तमाम मुश्किलों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्यों है और क्यों जनता चाहती है कि मोदी अब जन नेता के बजाय जन नायक के रूप में उभरें। और इसके लिए जनता क्या चाहती है कि कैसे कड़े फैसले प्रधानमंत्री मोदी लें, उनसे किस तरह की उम्मीदें हैं, ये हम आपको बताएंगे। और ममता बनर्जी के विमान को लेकर क्यों हुआ संसद के दोनों सदनों में हंगामा, ये कारण हम आपको बताएंगे। और फिर कैसे सामने आया है 2-2 हजार के नकली नोटों का कारोबार। और न केवल नकली बल्कि बेंगलोर में तो लगभग 4.5 करोड़ कीमत के असली नोट, 2000 के असली नोट कैसे पकड़े गए 2 व्यक्तियों से, हम आपको ये दिखाएंगे। और साथ ही आपको लखनऊ लिए चलेंगे और कराएंगे आपको मेट्रो ट्रेन की सवारी। और आपको ये भी बताएंगे कि इन तमाम तोहफों से क्या आने वाले चुनाव में वाकई वर्तमान सरकार से जनता संतुष्ट हो जाएगी। मुकेश अंबानी ने अब कौन सा नया ऑफर दिया है अपने ग्राहकों को, इस ऑफर के बारे में चर्चा करेंगे। और पीएम मोदी की क्यों की है खुलकर तारीफ मुकेश अंबानी ने और क्या कहा है, ये आपको हम बताएंगे आपको कि सीबीआई के नए निदेशक के चुनाव के लिए चल रहे हैं कौन से दांव-पेच। और सीबीआई का नया निदेशक कौन हो सकता है, वो चेहरा भी हम आपको दिखाएंगे। और आपको दिखाएंगे कि सर्व शिक्षा अभियान की सच्चाई क्या है, विवाहितों के बीच लिव इन रिलेशन पर क्यों सख्त हुआ है कोर्ट, और भी बहुत कुछ होगा इस पूरे कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं देश के बाद के इस नए सफर को। देश में नोटबंदी के 23वें दिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बैंक, एटीएम चारों ओर कैश की किल्लत है, हाहाकार मचा हुआ है। सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई भी ठोस योजना नहीं दिखाई दे रही। सडनली नहीं करना मांगता है। तो बैंक वाले ने कहा कि आज एक्सचेंज नहीं होगा। सर शादी मेरा 9 दिसंबर, अभी कुछ खरीदा नहीं गया है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। जी हाँ, त्राहिमाम यही हाल रहा आज के आम लोगों का जो अपना ही पैसा निकालना चाह रहे थे। आज मोदी सरकार और आरबीआई और बैंकों के लिए अग्नि परीक्षा का दिन था, या यूं कहें कि आज पूरे देश के लिए अग्नि परीक्षा का दिन रहा। लेकिन इस परीक्षा में कम से कम सरकार अब तक सफल होती नहीं दिख रही। साल के आखिरी महीने की पहली तारीख यानी 1 दिसंबर था आज, और जिस वजह से लोग अपने खातों से सैलरी निकालने के लिए बैंकों और एटीएम की ओर रुख उन्होंने किया। लेकिन कई जगहों से निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आया। पहली तारीख थी, लिहाजा वो आज 24,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकालने की कोशिश करते रहे। सुबह से ही बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। किसी को अपना पैसा निकालने के लिए कई घंटे का समय लगता रहा, तो किसी का नंबर ही नहीं आया। लिहाजा ये कह सकते हैं आप आज कि आज आम आदमी का खाता तो फुल था लेकिन जेब खाली रही। केंद्र, राज्य सरकार और कई निजी कंपनियों में कार्यरत लोगों का वेतन उनके बैंक अकाउंट में पहुंच तो गया, लेकिन नोटबंदी के चलते कैश निकालने में तकलीफें बरकरार रहीं। किसी बैंक में कैश नहीं है तो कहीं एटीएम में पैसा नहीं था, और सरकार के पास इसका कोई निदान भी नहीं। 8 नवंबर को रात के 8 बजे इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि 1 दिसंबर को सुबह सुबह कोहरे भरी ठंड के बीच ये इस तरह लाइन में लगे होंगे। इनका वेतन आ चुका है, लेकिन मौजूदा हालात में मशक्कत अब पैसे निकालने की है। अपनी सैलरी भी ठीक से नहीं निकाल पाने का गुस्सा अब सामने आने लगा है। पैसे निकालने वहाँ मेरी ब्रांच है, वहाँ पे रश ज्यादा है तो पैसे नहीं निकल पा रहे।
इसलिए यहाँ हेड ब्रांच पे आए हैं, यहाँ से मिल जाए पैसे। 2000 रुपए में कुछ नहीं होता है। फिर अगर लिमिट भी है इनकी 2500 रुपए की, बट हर एटीएम से नोट निकलता नहीं है। कैश तो अवेलेबल कराएं हर एटीएम में। समस्या तो बहुत है, लाइन लगी हुई है। सबसे बड़ा है जो 500 का नोट जो अब लाए हैं, ये जो पहले लाना चाहिए था। 500 का नोट जो है सबसे ज्यादा चलता है, और उसको अभी 2000 का जो लाए उससे सबसे बड़ा। 2000 को खुलाने का मतलब किसी के पास जाओ तो सब पूरा सामान लो तो खुलाता नहीं, देने को तैयार ही नहीं है। यानी वेतन के दिन भी सरकारी तिजोरी खाली सी पड़ी है। अब कई बैंक शाखाओं में 500 के नए नोट नहीं पहुंचे हैं। 100 के नोट तो पहले से ही काफी कम हैं और 2000 के नोट लोग लेना नहीं चाहते। ऐसे में सरकार के दावे बेमायने साबित हो रहे हैं। अब वो भीड़ भी बैंक और एटीएम की ओर मुड़ेगी जो 15 दिसंबर तक अपने 500 के पुराने नोट पेट्रोल पंप और हवाई टिकट में इस्तेमाल करके खपाना चाह रही थी। पेट्रोल पंप और हवाई अड्डे पर पुराने नोट अब 15 दिसंबर की जगह 2 दिसंबर तक ही चलेंगी। एक अखबार की खबर के मुताबिक बैंक यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगले 1 हफ्ते से 10 दिन काफी तनाव भरे हो सकते हैं और पर्याप्त कैश न होने से कानून व्यवस्था की भी गंभीर समस्या हो सकती है। इस आशंका को देखते हुए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने बैंकों से कहा है कि वो अपनी सभी शाखाओं में कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें। बैंकों का कहना है कि उन्हें अपने दैनिक जरूरत के आधे से भी कम करेंसी मिल पा रही है। प्रति सप्ताह 24,000 कैश निकालने की इजाजत के बावजूद कई बैंकों ने अपने स्तर पर इस सीमा में कटौती की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैश के लिए जूझते लोगों को राहत कब मिलेगी। जानकार बताते हैं कि अब बाजार में पहले जैसा कैश कभी नहीं होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक और सरकार नहीं चाहते कि लोग फिर से कैश जमा करने की पुरानी आदत पर चल पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि सरकार और रिजर्व बैंक ये नहीं चाहती कि फिर से लोगों को कैश जमा करने की ज़रूरत महसूस हो या आदत पड़े। इसीलिए सरकार बार बार जोर दे रही है कि हमें कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहिए। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जहां आज दिन भर आम लोग अपने वेतन और अपने पसीने की कमाई को पाने या निकालने के लिए परेशान रहे, वहीं बेंगलोर में इनकम टैक्स की छापेमारी में लगभग 4.5 करोड़ के 2000 के नए नोट 2 लोगों के पास से मिले। तो क्या वाकई ये मानसिकता बदल जाएगी? काला धन खत्म हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि इन तमाम घटनाओं से तरह तरह के सवालात उठने लगते हैं। इतना ही नहीं, करेंसी क्राइसिस के चलते आज एक और जान चली गई। यूपी के प्रतापगढ़ में एक वृद्ध महिला की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा परिसर में मौत हो गई। मृतक महिला अपने बेटे और बहू के साथ अपना पेंशन लेने के लिए लाइन में लगी थी। इस बीच नोटबंदी का असर अब सरकारी राजस्व पर भी दिखने लगा है। बदायूं में रेवेन्यू स्टाम्प नहीं बिकने के कारण सरकारी रेवेन्यू 80% घट गया है। कुल मिलाकर यदि कुछ दावों पर और उनकी सच्चाई पर विश्वास किया जाए तो लगभग 90 लोग अभी तक कतार में खड़े होकर मर गए हैं। इसमें छोटे नन्हे बच्चे भी हैं और इसमें बड़े लोग भी हैं, वृद्ध भी हैं, जवान भी हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के सवालात उठते हैं। उधर यदि हम बात करें काला धन की, काला बाजारी की, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे काला धन कुछ और मिला है। लेकिन पहले देखिए कतार में खड़े लोगों का दर्द, कैसे खड़े खड़े लोग मर भी जा रहे हैं। नोटबंदी का आज 23वां दिन है, लेकिन बैंकों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। बैंकों में पैसों की कमी भी बरकरार है। सरकार की ओर से रोज नई घोषणाओं के चलते समस्या और उलझती जा रही है। ताजा मामला प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय में स्थित स्टेट बैंक का है, जहां कोहडौर इलाके के हथसरा की रहने वाली वृद्धा करमैता अपने बेटे और बहू के साथ पेंशन लेने के लिए पहुंची थी। लेकिन लाइन में घंटों खड़े रहने से परेशान वृद्धा की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच नोटबंदी का असर अब सरकारी राजस्व पर भी दिखने लगा है। बदायूं में लोगों के सरकारी स्टैंप न लेने के कारण सरकारी रेवेन्यू 80% घट गया है। नोटबंदी की वजह से स्टाम्प बिक नहीं रहा है, प्रॉपर्टी के दाम घट गए हैं और लोग जमीन का क्रय विक्रय कम कर रहे हैं। नोटबंदी के चलते लगातार हो रही मौत या मार्केट में आई मंदी का जिम्मेदार कौन है? अपने ही पैसों को पाने के लिए दिन भर मशक्कत करने के बाद भी लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। आखिर कब निकलेगा इस विकराल समस्या का हल, ये बड़ा सवाल है। प्रतापगढ़ में मनोज त्रिपाठी के साथ पंकज गुप्ता, APN, बदायूं।
कतार में खड़े लोगों के मौत पर कौन जवाब देगा? हंसते खेलते बच्चे कतार में ही मर जा रहे हैं अपनी मां की गोद में। पिछले दिनों हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जो कि बांदा की थी, जिसमें 3.5 साल की बच्ची जो बुखार में तड़प रही थी, अपनी मां की गोद में थी और पैसे नहीं होने की वजह से कतार में उसके माँ बाप खड़े रहे, उन्हें पैसा नहीं मिला, बच्ची का इलाज नहीं हो सका और बच्ची गोद में ही मर गई। अब इस वृद्धा की भी कहानी हमने आपको दिखाई और इसके अलावा कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जिसमें घर में शव पड़े रहे लेकिन बैंक से पैसा नहीं निकाले जाने की वजह से कफन तक का इंतजाम ढंग से नहीं हो सका। ऐसे में जाहिर सी बात है कि नोटबंदी को लेकर जो सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं उसके जवाब वो किससे तलाशें, किससे पूछें, कहाँ जाएं? बैंक वालों से पूछें या आरबीआई से पूछें या सरकार से पूछें? सरकार तो पकड़ में आती नहीं, आरबीआई के गवर्नर लापता हैं और बैंक वाले कोई जवाब देते नहीं, केवल एक पर्ची लटका देते हैं, कैश नहीं है। जाहिर सी बात है कि आम लोगों की परेशानी का दर्द शायद अब खत्म होने में थोड़ा वक्त और लग जाए। इसी वजह से वित्त मंत्री ने कहा है कि आने वाले जो हफ्ते हैं वो भी काफ़ी परीक्षा भरे, इम्तहान भरे रह सकते हैं और 2-3 हफ्ते और लगेंगे हालात को सामान्य होने में। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 50 दिन का वक्त उन्हें चाहिए। देखते हैं कि 50 दिन के बाद अब नया कुछ क्या होगा, लेकिन 50 दिनों के अंदर ही बहुत कुछ और हो रहा है। जी हाँ, पंजाब के मोहाली से MBA की एक छात्रा और उसका चचेरा भाई उन 3 व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें 2000 रुपए के नोट वाले 42 लाख रुपए मूल्य के नकली नोटों के साथ बुधवार को गिरफ्तार किया गया। मोहाली के पुलिस अधीक्षक परमिंदर सिंह भंडाला ने बताया कि कपूरथला की विशाखा शर्मा मणिपुर से MBA कर रही हैं, जबकि जीराकपुर में धकोली का रहने वाला उसका चचेरा भाई अभिनव वर्मा और लुधियाना के प्रॉपर्टी डीलर दोस्त सुमन नागपाल को एक कार से पकड़ा गया जो कि लाल बत्ती जिस पर लगी हुई थी अवैध रूप से। उनके 2 साथी अब भी फरार हैं। पुलिस ने कहा है कि नोटबंदी के बाद आरोपियों ने 2000 रुपए के नकली नोट छापने शुरू कर दिए थे। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए नकली नोट बेहतरीन गुणवत्ता के हैं और असली 2000 रुपए के नोट से काफी मिलते जुलते हैं। तो 2 घटनाएं आपने आज ही की सुनी। एक में बेंगलोर के 2 लोगों से 4.5 करोड़ कीमत की जो 2000 रुपए के नोट हैं वो घरों में उनके छुपाए हुए मिले। तो यहाँ पर अवैध लाल बत्ती वाली गाड़ी में नकली नोट 48 लाख के मिले। समझ में नहीं आता कि क्या वाकई इतनी बड़ी जो समस्या हुई है इस देश में, जिसको विपक्ष बार बार आर्थिक आपातकाल कह रहा है, इन तमाम त्याग के बाद, इन तमाम दुखों के बाद भी क्या हालात सुधर जाएंगे और क्या हमारे बीते हुए दिन आने वाले समय में अच्छे दिन के रूप में उभर कर सामने आएंगे, ये देखना होगा और समझना भी होगा। लेकिन इस बीच अच्छी बात ये होती है कि कहा यह जाता है कि यदि आपके घर में सोना है तो आप निश्चिंत होते हैं, लेकिन अब उस सोने पर सरकार ने कुछ सीमाएं तय कर दी हैं। नोटबंदी के बाद अब सरकार ने सोने को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सोना रखने के प्रति व्यक्ति एक सीमा तय कर दी है। अगर इस तय सीमा से ज्यादा सोना आपके पास पाया गया तो सरकार इसको जब्त कर लेगी या इस पर टैक्स लगाएगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि इसमें कई सारी सहूलियतें हैं और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि काला धन खत्म किया जाए। काला धन बचाने के लिए अगर आपने सोना खरीद लिया है तो सावधान हो जाइए, आप सरकार की रडार में है। आयकर संशोधन विधेयक 2016 के तहत विवाहित महिला को 500 ग्राम और अविवाहित महिला को 250 ग्राम सोना रखने की छूट होगी। वहीं पुरुषों के लिए 100 ग्राम सोना रखने की सीमा तय की गई है। दूसरी ओर पुश्तैनी सोना और घोषित आय से खरीदे गए सोने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है सरकार की गोल्ड स्कीम। संशोधित आयकर कानून के तहत पैतृक आभूषण और गोल्ड पर कर नहीं लगेगा। साथ ही घोषित आय से खरीदे गए सोने पर भी कर नहीं लगेगा। सरकार ने कहा कि आयकर जांच के दौरान विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुषों के पास उपलब्ध 100 ग्राम तक के सोने के आभूषणों की जब्ती नहीं होगी। वित्त मंत्रालय के सोना रखने की सीमा तय करने के बाद बाजार में सोने के दाम गिरे। आयकर संशोधन विधेयक 2016 के तहत ये नियम लागू होंगे। पहले सरकार ने ऐसी कोई योजना लाने से इनकार किया था। पिछले शुक्रवार को ही हमने ये रिपोर्ट दिखाई थी कि सरकार लोगों के गोल्ड खरीदने की सीमा तय कर सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने कहा था कि ब्लैक मनी के खिलाफ शुरू की गई जंग में उसकी व्यक्तिगत स्तर पर सोना रखने पर प्रतिबंध लगाने जैसी अभी कोई योजना नहीं है।
सरकार के नोटबंदी के कदम के बाद से ही इस तरह की अटकलें थी कि सरकार व्यक्तिगत स्तर पर सोना रखने पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। तो सोने पर है अब सरकार की नजर। हालांकि कुछ सहूलतें देने की सरकार ने कोशिश की है, लेकिन तमाम ये जो कड़े फैसले प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं, इसके बावजूद देश की जनता उनके साथ है। तमाम शक हैं, तमाम सवालात हैं, लेकिन तमाम शकों और सवालों को दूर करके, दरकिनार करके देश की जनता ये जरूर चाहती है कि देश को डसने वाला जो नाग है, काला धन, उसे किसी भी तरह से कुचल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ताकि सभी वर्गों में एक बराबरी की भावना हो। और जिस तरह से हमारे जवान लगातार सीमाओं पर शहादत दे रहे हैं, उन्हें इस शहादत को देने की ज़रूरत न पड़े और सभी तरफ अमन और चैन आए, सब तरफ बराबरी हो। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन नेता हैं। उन्हें जननायक बनने के लिए जनता की उम्मीदों को पूरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा देश उनके साथ है। उन्हें भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही पड़ेगा। नोटबंदी के अलावा भी काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस और कई कड़े कदम उठाने होंगे। आज मध्यरात्रि 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काले धन के खिलाफ मुहिम से देश भर के लोगों के बीच अब तक जोश बरकरार है, इससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 8 नवंबर को ये बात कही थी कि आज से ही 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे और 50 दिनों का दुख हमें झेलना होगा, ये दुख हम देश के लिए ज़रूर झेलेंगे। जनता ने पूरी तरह से उसका साथ दिया, उस बात का एहतराम किया। ये दीगर बात है कि लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए कई कई दिन तक कतार में गुजार रहे हैं। ठंड के दिन आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद सुबह से लेकर रात तक वो कतार में खड़े हैं, इस उम्मीद में कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो ज़रूर करेंगे। और शायद यही वजह है कि करीब 96% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी में जननायक बनने की सारी खूबियां हैं, बशर्ते वो अपने इस मुहिम को जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कदम उठाएं। एपीएन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काला धन के खिलाफ मुहिम को लेकर देश भर में हर तबके के लोगों की राय जानी। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस सर्वे में हमें ये पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के साथ तमाम लोग हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और फैसले लिए जाएं। और उन फैसलों की फहरिस्त भी लोगों ने ही हमें बताई कि किस तरह के और कड़े फैसले यदि प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं तो देश का भला होगा और वो जननायक के रूप में उभरेंगे। देश क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है प्रधानमंत्री मोदी से, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जन नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन देश उनको जननायक की भूमिका में देख रहा है। नोटबंदी से हो रही तकलीफों के बावजूद लोगों का प्रधानमंत्री पर भरोसा बरकरार है। लोगों की राय में नरेंद्र मोदी को जननायक की छवि के लिए कई कड़े फैसले लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो उन्हें लोगों में नोटबंदी को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि कहां गए वो लोग जिनके पास काला धन है। उन्हें शक हो रहा है कि ताकतवर पैसे वाले लोग बिन कतार में लगे अपना काला धन सफेद कर रहे हैं। जितने भी हमारे लीडर हैं और बड़े बड़े पद के जितने भी अधिकारी हैं, उनके अमाउंट, उनके अकाउंट में कितने भी पैसे डिपॉजिट हैं, हमारे आम पब्लिक को पता चलना चाहिए, जिससे पता चले कि उनका अमाउंट कितना है, सैलरी कितना है। अगर हम करना चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि क्यों ट्रांजैक्शन देख सकते हैं बंदों की, जिनकी महीने में कुछ अराउंड 50,000 के आसपास ट्रांजैक्शन हो रही है, उनके एकदम से उनके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आ गए, तो सब कुछ एकदम से देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है कि ये कहाँ से आए, कैसे कैसे सब कुछ है। तकलीफों के बावजूद नोटबंदी को लेकर लोग काफी आशावादी हैं, लेकिन सरकार से और ज्यादा पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 8 नवंबर के बाद से ही क्यों, 6 महीने पहले से ही काला धन वालों का हिसाब जांचा जाना चाहिए। लोगों का ये भी मानना है कि बड़े सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के भी खाते सार्वजनिक किए जाने चाहिए। उनकी राय के मुताबिक नौकरशाहों, अफसरों और उनके करीबी परिजनों की आय और उनके स्रोतों को हर साल अनिवार्य रूप से सार्वजनिक किया जाए, चाहे वो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर क्यों न हो। बड़े बड़े अधिकारियों का या बड़े बड़े व्यापारियों का, कारोबारियों का, इनका खाता सार्वजनिक होना चाहिए।
ओपनली होगा तो पब्लिक को पता लगेगा या गवर्नमेंट को भी पता लगेगा इनके खाते में कितने काले धन हैं। हर किसी लीडर की एक बार तो ये ओपन होना चाहिए, 3 महीने छोड़ो 6 महीने पहले भी, 6 महीने पहले के जो है कि इसने इतना ट्रांजैक्शन किया, इतना ट्रांजैक्शन कहाँ पे किया, कैसे किया, इसके पास में इतना पैसा कहाँ से आया। हैरानी की बात यह है कि राजनीतिक दल भले ही जनता को भोला और नादान समझें, लेकिन जनता है बड़ी समझदार। आम लोगों से बात करने पर काफी लोग खुद नेताओं और राजनीतिक दलों के आचरण पर सवाल उठा रहे हैं। इनको मिलने वाले चंदे को आरटीआई के दायरे में लाने और चंदा लेने पर ही पाबंदी लगाने की मांग उठ रही है। लोग तो नौकरशाही और सियासी तबके के लोगों के पिछले 6 माह के हिसाब लेने की मांग उठा रहे हैं। अगर जनता की राय मानी जाए तो इस तरह जनसेवकों की श्रेणी में आने वाले जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों, पार्षदों, सार्वजनिक निगमों के पदाधिकारियों और उनके निकट के परिजनों के लिए भी अपनी आय और स्रोतों को हर साल अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करने के लिए बाध्य किया जाए। जितने भी नौकरशाह हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में लोग हैं, उन सभी की अकाउंट हैं या फिर उनके रिश्तेदारों के अकाउंट हैं, उन सभी को खंगाला जाए और उनकी जो भी आय से अधिक संपत्ति है उसको सरकार अपने कब्जे में ले और उसे घोषित करे कि इसके पास कितनी संपत्ति है। देश के कई शहरों में एपीएन को अपनी राय देते हुए न्यायपालिका को भी जांच के दायरे में लाने की सलाह दी गई। आम लोगों में न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर तकलीफ भी सामने आ रही है। नौकरशाहों को लेकर तो जनता में खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि आय के स्रोतों की जानकारी के साथ आयकर रिटर्न भरना जरूरी बनाने से पारदर्शिता संभव हो सकेगी। साथ ही न्यायपालिका को भी इस मुहिम से जोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतों के न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, अटॉर्नी जनरल से लेकर सभी सरकारी वकीलों और न्यायालय से जुड़े अधिकारियों के लिए भी अपने खातों को सार्वजनिक करना जरूरी बनाया जाए। अगर राजनेता हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, वो अपने खाते में तो कुछ रखते नहीं है, उनके आस पड़ोस से नौकर है, जो क्लर्क है, उनके खाते से, उनके रिश्तेदारों से ज्यादा संबंध रखते हैं। अगर उनके साथ साथ उनके करीबियों के भी अकाउंट जो खंगाले जाएं तो उससे भी कुछ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। जो भी अधिकारी हैं, जो भी राजनेता हैं, इनके करीबियों की अकाउंट्स की भी जांच होनी चाहिए, जितनी संपत्ति है उनकी भी जांच होनी चाहिए। लोगों की राय के मुताबिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम, कंपनी या संस्थान में भी जहां जनता के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके पदाधिकारी और अधिकारियों के लिए भी आय और उनके स्रोतों की जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य बनाया जाए। सरकारी ठेके या सरकार से ठेके पाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां या उनसे ठेका पाने वाली छोटी कंपनियों या ठेकेदारों का आय और स्रोतों पर नजर रखना जरूरी बनाया जाए। लोगों का ये भी कहना है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि दूसरे राजनेताओं और नौकरशाहों के खातों में हुई 6 महीने पहले से हुई संदिग्ध गतिविधियों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। इसके अलावा लोगों ने मुखर होकर चुनाव सुधार लागू करने की मांग की है। एपीएन के सर्वेक्षण में 96% लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जन नायक बनने के सारे गुण हैं और वो जन नायक साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बेनामी संपत्ति, चुनावी चंदे समेत कई क्षेत्रों में कड़े कानून लागू करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री को जननायक के रूप में देखने के लिए लोग उनसे कुछ नए और कड़े कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। इनमें से कुछ कदम के बारे में लोगों ने अपनी अपेक्षाएं जाहिर की हैं। एक बार फिर से उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी, उन तमाम बिंदुओं के बारे में यदि मैं आपको बताऊं। लोग ये चाहते हैं, आम जनता ये चाह रही है कि प्रधानमंत्री नौकरशाहों, अफसरों, उनके करीबी परिजनों की आय और उनके स्रोतों को हर साल अनिवार्य रूप से सार्वजनिक किया जाए। दूसरी जो मांग है आम जनता की वो ये है कि जनप्रतिनिधियों, निगमों के पदाधिकारियों, उनके परिजनों की आमदनी और स्रोत भी हर साल सार्वजनिक हो। अटॉर्नी जनरल से लेकर सभी सरकारी वकीलों और न्यायालय से जुड़े अधिकारियों के खाते भी सार्वजनिक किए जाएं। आय के स्रोतों की जानकारी के साथ आयकर रिटर्न भरने से भी पारदर्शिता होगी। पांचवी जो डिमांड है, जो मांग है आम लोगों की, वो ये है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कंपनियों, पदाधिकारियों की भी आमदनी और उसके स्रोतों का भी खुलासा हो और इन पदाधिकारियों के न केवल निजी बल्कि इनके रिश्तेदारों के भी स्रोतों का खुलासा हो।
ठेकेदारों के आय और स्रोतों पर भी नजर रखना काफी जरूरी है। इसलिए आम जनता चाहती है कि वो ठेकेदार जो किसी न किसी तरह से सरकारी कामकाज के लिए कामकाज लेते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं, उनके भी आय और उनके स्रोतों पर नजर रखना जरूरी होनी चाहिए। नोटबंदी के 3 माह पहले से ही राजनेताओं और नौकरशाहों के खातों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के तमाम इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान, इस वित्त वर्ष के दौरान तमाम राजनेताओं और नौकरशाहों के खातों और उनसे जुड़े हुए लोगों, उनके परिवार के लोगों के खातों की भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। देश में बिना किसी विलंब के चुनाव सुधार लागू किए जाएं और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को भी आरटीआई के दायरे में लाया जाए और उनके स्रोत सार्वजनिक किए जाएं, उसे पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए। इन तमाम चीज़ों के होने के बाद आम लोगों का ये मानना है कि अपने आप सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और काला धन से लेकर भ्रष्टाचार की जो बड़ी समस्या है, काला बाजारी की जो बड़ी समस्या है, वो सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आम लोग इस तरह के सुधार चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी से। हालांकि आम लोगों के दुखों का कोई निदान अभी तक नहीं दिख रहा है। दिल्ली के लोग भी आज नोटबंदी से परेशान रहे। पैसे वालों को कतार में ना देखकर उन्हें नोटबंदी की कामयाबी को लेकर शक हो रहा है। नोटबंदी के अलावा बदइंतजामी से भी लोगों को खासी तकलीफ है, गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो स्थिति को बदलना चाहते हैं। हाँ जी, सबका बराबर होना चाहिए। जो रूल है वो हर बंदे के लिए बराबर होने चाहिए ना, छोटे बड़े का फर्क नहीं रखना चाहिए। आधे लोग लाइन में खड़े, आधे नहीं खड़े, वो उनके कोई सर्वेंट खड़ा हो रहा, उनके पैसे कोई निकाला, सबको बराबर रखना चाहिए। या तो फिर जो अगर नोटबंद भी होने थे तो पहले कोई ढंग का इंतजाम होना चाहिए था। Yeah, they should be come under the purview because like अभी जो भी हो रहा है, नॉर्मल पीपल आर गेटिंग इफेक्टेड। और फिर ब्लैक मनी सिर्फ नहीं होता है, ब्लैक वेल्थ भी होता है। लोग सिर्फ पैसा जमा नहीं करते, बट लिक्विड मनी नहीं होता है, बट उसको बिजनेस पे भी लगाते हैं। सो दैट शुड बी लाइक टेकन इनटू अकाउंट। गवर्नमेंट को इस टाइप से पॉलिसी बनाना चाहिए जो ब्लैक वेल्थ को भी परव्यू पे लाता है। मैं चाहती हूँ जो ब्लैक वेल्थ भी एग्जिस्ट करता है उनको भी थोड़ा सा परव्यू पे लाने के लिए, और फिर वही इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाइक ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एंड फिर लोगों को भी थोड़ा सा अकाउंटेबल अवेयरनेस इंक्रीज करना चाहिए थ्रू ब्यूरोक्रेसी आई गेस। बड़े बड़े लोग तो बैंक वालों को बकायदा दे रहे हैं, बैंक उनको पूरा 2.5 लाख एक्सचेंज करके दे रहा है। तो सफर तो हम लोग कर रहे हैं ना। हम लोग अभी 12 o'clock सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गए, इधर ये लेडी हार्डिंग की, कैश खत्म है। जी हाँ, तो जगह जगह बैंक के सामने कैश नहीं है या फिर सरकार के द्वारा कैश मुहैया कराने के बाद ही आपको पेमेंट किया जाएगा। शाखा प्रबंधक की ओर से इस तरह के नोटिसेस, इस तरह के संदेश लिखे हुए हैं। लेकिन हमने पूरे देश से जानना चाहा कि आखिर आज यानी कि 1 तारीख को किस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। नोटबंदी के 23वें दिन भी इसे लेकर लोगों में जोश की कमी नहीं नजर आई हमें, लेकिन लोगों की नजरें पैसे वालों को तलाश नहीं थी। उन्हें शक हो रहा था कि ताकतवर और पैसे वाले लोग बिना कतार में लगे अपना काला धन सफेद कर रहे हैं। लोगों का यह भी मानना था कि बड़े सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के भी खाते सार्वजनिक किए जाएं, जैसा कि हमने आपको इस रिपोर्ट में भी दिखाया। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम लोग को खुद दिक्कत हो रही थी, लेकिन इस दिक्कत को झेलते हुए भी प्रधानमंत्री की इस योजना को सफल बनाना चाह रहे थे। यस सर, जब इन्हीं पे होगा। मिडिल लोग तो लगे हुए हैं, जो रोज काम करने वाले लोग हैं या थोड़ा जिसके पास, वो लगे हुए हैं। पर अभी तक लाइनों में जो बड़े लोग हैं, जो ब्लैक मनी को स्टोर किए हुए हैं, डंप किए हुए हैं, वो लोग अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। सर, इनके लिए डिसीजन कुछ अलग लिया जाए ताकि इनको ट्रैक किया जा सके कि कौन से लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी है। ओनली अभी तक जो इनका डिसीजन है लगभग 30% सही रहा है। जी, कार्रवाई तो अभी बड़े लोगों पर बाकी है, क्योंकि बड़े लोग अपने जितने भी वर्कर या उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनको अपना ऑफिस में बैठ के उनको कुछ पैसे दे के लाइन में लगा देते हैं। या वो ऑफिस में काम करे या लाइन में लगे, पर मंथ उनको तनख्वाह तो वही मिलनी है। तो इससे जो परेशान है बड़े वर्ग के लोग नहीं हो रहे हैं, वो छोटे वर्ग के ही लोग दिख रहे हैं। सर, जननायक बनने का एक बड़ा कारण तब साबित होगा जब बड़े तबके के लोग, कॉरपोरेट लोग, पॉलिटिशियन और इसमें जो बिल्डर्स हैं, ये लोग जब तक कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि इनकी ब्लैक मनी किसी न किसी आसान तरीके से वाइट हो जा रही है।
और हमने रांची से भी लोगों के मिजाज को टटोलना चाहा और उनसे जानना चाहा कि जब वो कतार में खड़े हैं, उन्हें तमाम दुख भी हो रहा है, उन्हें कैश नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काला धन के खिलाफ की मुहिम में उनके साथ हैं? क्या उनका उत्साह अभी भी बना हुआ है? लेकिन लोगों के जहन में कई सवाल खड़े हो रहे थे। जब हमने उनसे इन सवालों के जवाब जानने चाहे तो इसके बदले उन्होंने कई सवाल हमारे सामने रखा। कुछ लोगों का सोचना था कि शुरुआत तो राजनीतिक दलों के चंदे के खाते और उनके स्रोत बताने से की जानी चाहिए, तो कुछ लोग कतारों में साधन संपन्न लोगों के ना होने से सोच में पड़ गए थे। आइए देखते हैं कि नोटबंदी और काले धन के खिलाफ पीएम की मुहिम के बारे में क्या सोचते हैं रांची के लोग। जितने भी जो राजनीतिक दल हैं उनको जो भी चंदा आता है वो सारा चंदा ओपन हो। उनको जो भी चंदा आता है उसके ऊपर में जैसे हम लोग इनकम टैक्स देते हैं वैसे उनको भी इनकम टैक्स देना चाहिए और उनको किसी भी अज्ञात स्रोत से उनको चंदा लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आम जन हम लोग परेशान, जैसे नॉर्मली हम लोग दुकानदार हैं, XYZ छोटा छोटा काम करते हैं। अभी हमारा मकान बन रहा, हम 10-20 हज़ार रुपये के लिए चक्कर काटा। जब उधर संसद की बात करें तो नोटबंदी पर संसद में हंगामा जारी है। विपक्ष लगातार संसद में पीएम मोदी के बयान की मांग करता रहा। पीएम मोदी आज राज्यसभा में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही हंगामा होता रहा, जिसके चलते कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा, जबकि लोकसभा की कार्यवाही करीब 20 मिनट के लिए 12 बजे तक स्थगित हुई। इसके बाद भी हंगामा नहीं थमा तो कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। आश्चर्य की बात यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी राज्यसभा में मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं से हंसी मजाक भी किया। नोटबंदी के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा शुरू कराने की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की कोशिश गुरुवार को भी सफल नहीं दिखी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल और आरजेडी नियम 56 की बजाय किसी दूसरे नियम के तहत चर्चा को तो तैयार थे, लेकिन मत विभाजन की मांग पर अड़े रहे और नोटबंदी से आम लोगों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया। चर्चा से हम नहीं भाग रहे, उन्होंने भाग रहे हैं, वोटिंग से भाग रहे हैं, वो वोटिंग करवाना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए ये डेडलॉक क्रिएट हुआ है और वो टाइम ऐसा ही पास करना चाहते हैं। हमने रूल 56 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत हमने चर्चा चाहिए थी, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति चाहिए थी। आज तक सरकार पूरी तरह से मूक दर्शक के रूप में खड़ी है और मतदान के आधार पर चर्चा करने से ये सरकार क्यों भाग रही है, ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। वो चर्चा को सुनने के लिए वो तैयार नहीं और वो बैठने के लिए तैयार नहीं। इससे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो फैसला लिया है वो पूरी तैयारी से नहीं लिया, बिना पूरी तैयारी के ये फैसला लिया है और ये उसका जवाब देने में ये अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वही सरकार ने तुरंत चर्चा शुरू करने पर जोर दिया, लेकिन चर्चा के बाद मत विभाजन पर सरकार तैयार नहीं थी। हमें लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस या तो कंफ्यूज है या जानबूझ करके देश को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। खुद डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ नहीं बोल सकते, रीमोनेटाइजेशन के खिलाफ नहीं बोल सकते। कारण क्या है, एक के बाद एक का विपक्ष में लोग अपने टोन एंड टेनर बदला, स्वर बदला और कहने लगे पब्लिक का मूड देख के, हम काला धन के पक्ष में नहीं है, मगर क्या है भाई, सीधा आप जो कदम उठाया प्रधानमंत्री ने उसका साथ दे रहे नहीं दे रहे। गौरतलब है कि जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, संसद में नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामा जारी है। एक दिन भी संसद का काम सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो नोटबंदी के बाद विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधता रहा। आज विपक्ष दलों के सभी नेता राष्ट्रपति से मिले और संसद में बिल पास कराने को लेकर शिकायत की। उन्होंने अपनी शिकायत में राष्ट्रपति को बताया कि सरकार ने बिना किसी चर्चा के आयकर संशोधन बिल पास करा लिया है। इस प्रकार की कार्यवाही से लोगों में डर व्याप्त होता है। आपको ये भी बता दें कि आयकर संशोधन के बिल को लेकर विपक्षी दल के 16 पार्टियों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे विभिन्न दलों के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बाहर निकल रहे हैं। आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं और ममता। इस बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम संसद में कम बाहर ज्यादा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने बिल में दखल की मांग की, लेकिन बिना चर्चा के ही बिल पास करा लिया गया।
पार्लियामेंट में बिल को बिना कोई डिस्कशन अलाउ किए लोकसभा में सरकार ने पास किया। पूरे देश में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, डर है लोगों में, इसलिए हम प्रेसिडेंट के यहाँ आए। उनको हमने बताया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है और पार्लियामेंट की आवाज, लोकसभा की आवाज दबाई गई है। उधर नोटबंदी पर विपक्ष के विरोध का असर लगता है ऐसा कि जीएसटी बिल पर पड़ जाएगा। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने इस बात का संकेत दिया है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नोटबंदी के खिलाफ मोर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुद्दे पर सीधी चुनौती देने की वजह से अगले साल लागू किए जाने वाले जीएसटी बिल का खटाई में पड़ने के आसार नजर आने लगे हैं। सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में जीएसटी से जुड़े अहम कानूनों को पास कराने की इच्छुक है, लेकिन सरकार के नोटबंदी के फैसले पर जिस तरह से विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं और लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसमें ऐसा लगता है कि जीएसटी बिल का लागू होना बेहद मुश्किल है। सरकार के एकाएक नोटबंदी के फैसले से कई दशकों में सबसे बड़ा टैक्स सुधार माने जाने वाले वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के अमली जामा पहनाए जाने पर खतरा मंडराने लगा है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का ऐसा कहना है। अमित मित्रा जीएसटी परिषद में शामिल हैं, जो इस टैक्स की दर और दायरे का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि अब इस टैक्स सुधार को अगले साल अप्रैल में लागू किए जाने की संभावना बहुत कम हो गई है और इसके सहयोग पर पुनर्विचार के लिए वो बाकी राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात करेंगे। दरअसल इन सुधारों को आर्थिक विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अमित मित्रा ने कहा कि नोटबंदी के बाद जीएसटी राज्यों के लिए दोहरी मुसीबत का सबब बनेगा। उन्होंने कहा कि पुराने नोटों को बंद करने की एकाएक घोषणा के बाद आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस योजना के लागू होने से पहले ही राज्यों के राजस्व को अधिक नुकसान होने लगा है। आपको बता दें, पूरे देश में एकल बाजार बनाने के मकसद से जीएसटी तमाम केंद्रीय और राज्य करों का स्थान लेगा। इसके चलते राज्यों के करों के हटने से उनके नुकसान की भरपाई केंद्र अगले 5 साल तक करेगा। मित्रा ने कहा कि सरकार को दोबारा जोड़ घटाव करना चाहिए और इसके चलते अगले अप्रैल में इसे लागू किए जाने पर संशय उत्पन्न हो गया है। नतीजतन सरकार को सही समय पर जीएसटी लागू करने पर अब विचार करना चाहिए। अर्थशास्त्रियों समेत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की माने तो नोटबंदी के फैसले से आर्थिक वृद्धि की रफ्तार में तकरीबन 2% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इस बीच पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के प्लेन में ईंधन कम होने का मामला आज संसद में भी उठा। टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता की जान को इससे खतरा हो सकता था, ये एक साजिश थी। क्यों ऐसा कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्लेन में ईंधन कम होने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और रिपोर्ट सदन में रखी जानी चाहिए। कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, भले ही कुछ लिखा हो, लेकिन उनसे बाहर जाके काम नहीं किया जा सकता और इसलिए जरूरी है कि सदन की एक कमेटी बने जो अपनी रिपोर्ट दे और सरकार उस पर विचार करे। वहीं जेडीयू सांसद शरद यादव ने कहा कि सरकार इसकी जांच के तुरंत आदेश दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहस है वो आपने जो सुझाव दिया तैयार है, लेकिन एक बात और है जो लगातार हम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चारों तरफ और हर तरफ बोल रहे हैं। यहाँ जब बहस हो तो इस बहस में वो बैठे सुने और पूरी तरह से जो जवाब दे सकते हैं तो पहले से। उधर मायावती ने कहा कि इस मामले को राजनीति से अलग हटकर देखना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे के ऊपर जो राज्यसभा में चर्चा चल रही है, तो चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जी हाउस में मौजूद रहे और जो बातें वो बाहर कह रहे हैं हाउस के बाहर, तो वो बातें उनको हाउस के अंदर कहनी चाहिए। लैंडिंग के वक्त सारे प्लेन में 30 से 40 मिनट तक का फ्यूल होना चाहिए। एक डाइवर्जन एयरपोर्ट तक जाने का फ्यूल होता है, ये सेफ्टी स्टैंडर्ड है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने इस वाकये को ममता बनर्जी की हत्या का षड्यंत्र बताया है।
टीएमसी का आरोप है कि चूंकि ममता बनर्जी ने नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाई है और जन विरोधी निर्णय के खिलाफ जन आंदोलन के लिए देश का दौरा कर रही हैं, इसलिए उनकी हत्या का प्रयास किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात करते हैं कुछ डेवलपमेंट की, विकास की। और देश चाहे बदल रहा हो या न बदल रहा हो, लेकिन प्रदेश जरूर बदल रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश। यहाँ की राजधानी लखनऊ में मेट्रो के पहिए घूमने लगे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के हरी झंडी दिखाने के साथ ही मेट्रो के पहियों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। लेकिन आम जनता को इसमें सवारी करने के लिए अभी करीब 3 महीने का इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के हरी झंडी दिखाने के साथ ही लखनऊ मेट्रो के पहिए घूमने लगे। हालांकि जनता को इसमें सवारी करने में अभी करीब 3 महीने का और वक्त लगेगा। इस मौके पर पिता और पुत्र ने विकास की रफ्तार की बात की। कि जितने महीनों में नेताजी ने कहा कि मेट्रो और एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, वो हम समाजवादी लोगों ने बना करके दिखा दिया। जहां मेट्रो लखनऊ के लिए है, आप लखनऊ की मेट्रो देख रहे हैं, लेकिन ये सरकार 3-3 जगह मेट्रो बना रही है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि विकास के नाम पर जनता उसे ही वोट देगी। ये कुछ हद तक सही हो सकता था अगर ये परियोजनाएं अधूरी न होती। मेट्रो पर जनता की सवारी करीब 3 महीने दूर है, लेकिन ये कोई अकेली अधूरी परियोजना नहीं है। 15,000 करोड़ की लागत वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के कुछ हिस्सों में निर्माण बाकी है। हालांकि 21 नवंबर को इस एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतारकर औपचारिक शुरुआत कर दी गई। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट का काम तो शुरू हो गया, लेकिन रफ्तार धीमी है। गोमती के किनारे सिर्फ कुछ ही हिस्सा अब तक विकसित हो पाया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कुछ ही दिन पहले किया। प्रदेश भर में साइकिल ट्रैक के तहत राजधानी में तो ट्रैक बना दिए, लेकिन प्रदेश भर में इसका निर्माण अभी बाकी है। हालांकि इसका उद्घाटन भी पहले ही किया जा चुका है। लखनऊ को IT हब के रूप में विकसित करने के लिए 100 एकड़ भूमि पर 1500 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले IT सिटी की प्रक्रिया जटिल है। उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़क से जोड़ने की योजना पर काम शुरू नहीं हुआ। विपक्ष इन योजनाओं के पीछे सरकार की गलत मंशा का आरोप लगा रहा है। जो आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है, तो वो मेरी सरकार के समय में इसकी रूपरेखा पूरी तैयार कर दी गई थी। सत्ता परिवर्तन हो गया तो उसको बुनाने का काम वर्तमान सपा सरकार ने किया, लेकिन जो इसका जो उद्घाटन किया गया अभी तक वो पूरा बना नहीं है। अभी तक वो आम जनता के लिए एक्सप्रेस वे अभी खुला नहीं है और बिना आज कच्चे काम का उद्घाटन करके तो उसको ऐसा इम्प्रेशन दिया है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। इसी प्रकार ये जो अभी मेट्रो जो परियोजना है, तो ये भी मेरी सरकार के समय में तैयार की गई थी। चुनाव में समय काफी कम बचा है और काम बहुत ज्यादा, लिहाजा इन योजनाओं को थोड़ा थोड़ा पूरा कर मुख्यमंत्री अपने हाथों से इनका उद्घाटन कर इन योजनाओं का श्रेय अपने खाते में दर्ज करवाना चाहते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से घिरे अखिलेश के लिए अगले चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। ऐसे में अखिलेश भी बखूबी जानते हैं कि सत्ता में वापसी के लिए इन योजनाओं को ही ढाल बनाकर जनता के सामने जाना पड़ेगा, लेकिन जरूरी है कि ढाल मजबूत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो राजनीतिक ही सही, लेकिन तोहफा तो था लखनऊ के लोगों के लिए ये मेट्रो। उधर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो के उपभोक्ताओं के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं, बड़े तोहफे देने के ऐलान किए गए हैं। उन्होंने नए साल के मौके पर नए और पुराने ग्राहकों को 31 मार्च 2017 तक इंटरनेट फ्री देने का ऐलान किया है। नोटबंदी का दौर है, ऐसे में कोई भी यदि ऐसी खबर आती है कि
कुछ चीज़ फ्री आपको मिलने वाली है तो जाहिर सी बात है कि आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी, मुस्कुराहट आ जाएगी। मुकेश अंबानी ने कहा है कि ग्राहकों की सहूलियत को देखते हुए जल्द ही जियो सिम की होम डिलीवरी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि जियो सिम में बेहतर सेवा देने के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अब जियो सिम से पुराने नंबर भी चल पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इस नेटवर्क को अगले साल मार्च तक दोगुना करना चाहते हैं। जियो डेटा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और हर जियो ग्राहक एक औसत ब्रॉडबैंड उपभोक्ता की तुलना में 25 गुना ज्यादा डेटा का उपयोग कर रहा है और ऐसे में फ्री सुविधा देना, फ्री डेटा की सुविधा देना, जाहिर सी बात है कि जियो के जो ग्राहक हैं उन्होंने ये जब घोषणा सुनी तो खुश हुए। और मुकेश अंबानी यही नहीं रुके बल्कि इस दौरान उन्होंने अपने ग्राहकों को खुश करने की कई और घोषणाएं की। Starting 4th of December 2016, every new Jio user will get Jio's data, voice, video and the full bouquet of Jio applications and content absolutely free till 31st March 2017. मुकेश अंबानी जो एक मशहूर उद्योगपति हैं और देश में नोटबंदी का दौर है, जाहिर सी बात है कि इस पर भी उनके विचार सभी लोग जानना और सुनना चाहेंगे। तो इस दौरान मुकेश अंबानी ने नोटबंदी के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के फैसले से डिजिटल कैश इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, देश के लोगों की मानसिकता बदलेगी और इकोनॉमी में पारदर्शिता आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हर एक भारतीय के हाथ में डिजिटल एटीएम होगा, उसका समय बचेगा और लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुकेश अंबानी ने नोटबंदी को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। और to congratulate and applaud our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his bold and historic decision to demonetize old currency. By doing this, our Prime Minister has given the strongest possible push to the growth of a digitally enabled optimal cash economy in India. चलिए अब कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं और जब बात हो रही है बड़े नेताओं की तो बड़े पद की भी बात करते हैं। जहां सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा का कार्यकाल कल यानी कि 2 दिसंबर को पूरा हो रहा है, लेकिन नए सीबीआई निदेशक के नाम पर अभी भी आम सहमति नहीं बन पाई है। सरकार का मानना है कि आर.के. दत्ता कांग्रेस के करीबी हैं, इसलिए उन्हें वह कार्यकारी मुखिया भी बनाने से बच रही है और शायद इसीलिए उनका तबादला रातों रात गृह मंत्रालय कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति में ऐसा समझा जा रहा है कि नया कौन होगा सीबीआई निदेशक। ऐसे में अस्थाना जो कि तीसरे नंबर के अधिकारी थे उनका नाम आगे चल रहा है और अब ऐसा लगता है कि रामकुमार अस्थाना सीबीआई के कार्यकारी निदेशक बन सकते हैं। सीबीआई के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सीबीआई के नए निदेशक के लिए कौन से नाम आगे हैं, कौन से नाम दौड़ में हैं, ये जानना हर एक आदमी के लिए बड़ी उत्सुकता का विषय होता है। तो देखिए इस पद पर कौन आ सकता है और क्या खिचड़ी पक रही है इस पूरे मसले को लेकर। सीबीआई के वर्तमान निदेशक अनिल सिन्हा का कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन अब तक सीबीआई के नए निदेशक का चुनाव नहीं हो पाया है। सीबीआई के चयन के लिए होने वाली बैठक की तिथि भी अब तक तय नहीं हो पाई है। सीबीआई के नए निदेशक का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर मिलकर चुनेंगे। अब प्रधानमंत्री को एक ऐसा नाम चुनना होगा जिसमें कांग्रेस की भी सहमति हो और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी वो नाम मान्य हो। मौजूदा हालात में सरकार और कांग्रेस के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है और सरकार और न्यायपालिका के रिश्ते भी बहुत सहज नहीं हैं। ऐसे में किसी एक नाम पर सहमति बनने के आसार फिलहाल कम ही दिखाई दे रहे हैं। संभव है कि वर्तमान में सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा को कुछ महीनों का सेवा विस्तार मिल जाए और इस दौरान नए सीबीआई चीफ का नाम तय किया जाए, लेकिन सरकार का रुख देखकर ऐसा नहीं लगता। माना जा रहा है कि सरकार सीबीआई के अस्थायी मुखिया की तैनाती पर विचार कर रही है और परिस्थितियां कुछ ऐसी गढ़ी गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अफसर को ये कुर्सी मिल जाए।
अनिल सिन्हा के रिटायरमेंट डेट से अभी 2 दिन पहले ही सीबीआई में दूसरे नंबर पर आने वाले स्पेशल डायरेक्टर आर.के. दत्ता को गृह मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी बना दिया गया, जिसकी वजह से अब सीबीआई में नंबर 2 की हैसियत अतिरिक्त निदेशक और गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की हो गई है। और अनिल सिन्हा के रिटायर होने के बाद राकेश अस्थाना सीबीआई के सबसे सीनियर अधिकारी होंगे और उन्हें ही अस्थायी निदेशक बनाया जा सकता है। इस कदम से नए निदेशक को चुनने के लिए सरकार को वक्त तो मिलेगा ही, साथ ही परिस्थितियां भी सरकार के कुछ अनुकूल हो चुकी होंगी। 3 जनवरी को वर्तमान प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर रिटायर हो चुके होंगे और सरकार को उम्मीद है कि तब तक नोटबंदी पर सरकार का सख्ती से विरोध कर रही कांग्रेस के सुर भी कुछ नरम हो जाएंगे। ऐसे में सरकार उस नाम को आगे बढ़ा सकेगी जिस पर सभी की सहमति बन जाए और वो पराया भी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अब अदालत से जुड़ी एक बड़ी खबर लेते हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि शादीशुदा महिला का पति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप को अवैध करार दिया जाना चाहिए। अदालत ने इस बारे में याचिकाकर्ता महिला की सुरक्षा मुहैया करवाने की याचिका भी पूरी तरह से खारिज कर दी। शादीशुदा महिला के लिव इन रिलेशनशिप बरकरार रखने के लिए सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए कहा कि ऐसा करके महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ धोखाधड़ी करते हैं। कानून के मुताबिक ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सिर्फ सिंगल यानी कुंवारे, तलाकशुदा, विधवा या विधुर ही किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इन लोगों को भी कानूनी हक जरूर मिला है, लेकिन समाज में आज भी यह अनैतिक माना गया है। याचिकाकर्ता शादीशुदा महिला की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी है। कोई भी शादीशुदा व्यक्ति रिलेशन में नहीं रह सकता, वो एक विधि के तहत गैर कानूनी है। याचिकाकर्ता महिला ने ससुराल वालों से खतरा बताते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए जाने की भी मांग की थी। अदालत ने कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद लिव इन रिलेशनशिप बरकरार रखने के लिए याची को कोर्ट की ओर से किसी भी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। अदालत ने इस मामले में याचिकाकर्ता को फटकार लगाई कि अगर वह 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थी तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आलोक सिंह, APN, इलाहाबाद। और अब अंत में अमेरिका की ही बात कर लेते हैं और पाकिस्तान की भी। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कहा है कि वह सारी समस्याओं का हल तलाशने में इस्लामाबाद की मदद के लिए हर भूमिका निभाने को इच्छुक हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ ने ट्रंप की हालिया जीत पर उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया था। उसी दौरान ट्रंप ने यह आश्वासन दिया। गौरतलब है कि ट्रंप इसके पहले भारत के साथ होने का दावा करते रहे थे। Pakistan is a very, very vital problem and really vital country for us because they have a thing called nuclear weapons. They have to get a hold of this situation. चुनाव जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए। कभी पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताने वाले ट्रंप को अब वही देश शानदार नजर आने लगा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बधाई देने के लिए फोन किया। दोनों की बातचीत में ट्रंप ने पाकिस्तान की सभी मुश्किलें सुलझाने का वादा किया है। आपकी अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप जो चाहे मैं वो भूमिका निभाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी और मैं निजी तौर पर ये करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप कभी भी फोन कर सकते हैं, 20 जनवरी को मेरे कार्यभार संभालने से पहले भी। नवाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया, जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तान का दौरा करना पसंद करेंगे और पाकिस्तान के लोगों से मिलना चाहेंगे। हालांकि पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप का ताजा रुख उनकी पुरानी टिप्पणियों से मेल नहीं खाता। अब तक ट्रंप भारत के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ नजर आते थे, लेकिन चुनाव में जीत के बाद उनके सुर बहुत तेजी से बदले हैं। अगर उनमें इसी रफ्तार से बदलाव जारी रहता है तो भारत की उम्मीदें टूट सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और देश की बात में खबरों का सिलसिला थामते हैं और बात इतिहास की करते हैं। देश और दुनिया के इतिहास में 1 दिसंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से ये सभी प्रमुख हैं। 1962 में भारत चीन जंग में अहम भूमिका निभाने वाले परमवीर चक्र से नवाजे गए मेजर शैतान सिंह का जन्म भी
1 दिसंबर को ही हुआ था और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी, यानी कि बीएसएफ की स्थापना हुई थी और 1973 में इजराइल के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की 87 साल की उम्र में मौत हो गई थी। और देश की बात में बात पहली तारीख की हो रही है, तो आज दिसंबर की पहली तारीख कुछ खास है और शायद आने वाले दिनों में ये भी ऐतिहासिक हो जाए। ये नोटबंदी के बाद आने वाली पहली तारीख है। खुश है ज़माना, आज पहली तारीख है। वाकई कितना ज़माना खुश है ये देखना ही होगा। पहली तारीख की सैलरी से आस बंधी होती है, उम्मीदें जुड़ी होती हैं। सैलरी मिलेगी, बच्चों को गिफ्ट मिलेगा, राशन आएगा, दुकान और मकान का बकाया और किराया चुकाया जाएगा। लेकिन तस्वीर इस बार बिल्कुल उलट है। देश भर से आए विजुअल्स अभी भी इस बात की पोल खोल रहे हैं कि बैंकों के एटीएम फेल हैं, लंबी कतारें लगी हैं जो कभी खत्म होने का जैसे नाम ही नहीं लेती। सबके सामने अपनी नवंबर की सैलरी और पेंशन निकालने की चुनौती है। लोग अभी भी अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो अक्टूबर की सैलरी और पेंशन ही नहीं निकाल पाए हैं। ऐसे में पहली तारीख की खुशी किशोर कुमार के गाने में ही अच्छी लगती है। किशोर के गीतों में सजे कुछ पलों के साथ आपको छोड़ जाती हूँ, जिसमें आम लोगों का दर्द ज्यादा है और किशोर कुमार के गाने की खुशी कम।